गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? हेलो, हाय। अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निर्जा। गुड मॉर्निंग समीर। सब कोई गुड मॉर्निंग प्लीज। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग लिख के मुझे बताइए। बोलो बोलो बोलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ग्रेट। वेरी गुड। ऑसम ब्लॉसम। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कई लोग को चैटे करने में दिक्कत आ रही होंगी क्योंकि शायद लैपटॉप में आप क्लास कर रहे हैं। प्लीज मोबाइल ऐप में कीजिए, जितने लोग भी लैपटॉप पे कर रहे हैं। रोशन गुड मॉर्निंग। ओके। मैंने एक क्लास डिसाइड किया आज लेने का, और वो है एफएम का बेसिक्स। एफएम मींस फाइनेंशियल। अपने लोग को मैनेजमेंट सीखना है जो कि कॉस्ट से बहुत रिलेटेड है। जो अपना फर्स्ट पेपर है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उससे बहुत रिलेटेड है। और आपको मालूम होगा ये आपका ग्रुप 2 में आता है, विच इज ऑफ 50 मार्क्स, ओनली 50 मार्क्स ओनली। बट सिलेबस इज ह्यूज, क्योंकि इसके साथ जो पेपर है उसको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुलाते हैं, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है आपका। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग नहीं बोलना चाहिए लास्ट में, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका। और ये दोनों पेपर मिला के 50 + 50 आपका 100 मार्क्स। इस वजह से काफी लोग, जो लोग रजिस्टर भी कराए हैं, जो सिर्फ ग्रुप 1, जनरली सीएमए में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है वो है कि भैया हम ग्रुप 1 पहले देंगे फिर ग्रुप 2 देंगे, और उस हिसाब से ही वी टीच कि यार एकदम एक्सक्लूसिव बैच है सीएमए का, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका अलग किताब, सब कुछ अलग रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आपका किताब भी आ गया है। इंद्र भैया, ओ इंद्र भैया, इंद्र भैया, सीएमए की कॉस्टिंग की बुक दी जाए मेरे को, एक्सक्लूसिव सीएमए वाली बुक, दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये देखिए, ये प्योरली आपकी किताब है, प्योरली। जैसा आप देख सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटर, ये पूरा का पूरा आपका बुक है। भैया यहाँ ऐसे ग्रीन में ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो क्रोमा इफेक्ट है, इसलिए ग्रीन कलर ले नहीं रहा है। ये प्योर आपका किताब है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, जिसमें आपके सिलेबस के हिसाब से बुक फ्रेम्ड है। और ये प्रैक्टिस बुक आपका, ये ग्रुप 1 का किताब है। सिर्फ ये दोनों ग्रुप 1, ओनली फॉर ग्रुप 1 आपको ये दोनों करना है, ओनली फॉर ग्रुप 1। और तो और इसके साथ समरी बुक है जो प्रिंट में है, आ रही है, वैसी ग्रुप 2 का भी है।
अब जैसे देखिए, आपको मैंने बोला था, मैं आपको पहले अब ग्रुप 2 का ओरिएंटेशन ले लेता हूं थोड़ा देर, क्योंकि काफी लोग ग्रुप 2 के बारे में जानना चाहते हैं। ये था अपना ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप 1, याद है आपको? मैं इसी में कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना। अब मैं सीएमए इंटर ग्रुप 2 लिख रहा हूं इसको, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग था, अब हो गया कॉस्ट एंड एफएम। इसमें भी सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है, बट बस एक ही बात है, यहां पे आपका 50 मार्क्स का कॉस्ट है और 50 मार्क्स का एफएम है, ठीक है। एमसीक्यू होने का बहुत चांस, मैंने सेक्टर वाइज आपको बताया था कि किधर क्या काम आता है, और मैंने बोला था सीएमए स्टूडेंट्स आप टॉप मेकिंग डिसीजन मेकिंग लेवल पे जाओगे, जो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। और मैंने कॉस्टिंग से रिलेटेड जो बात की थी, वहां एस्टिमेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया था, होपफुली यू ऑल रिमेंबर। फिर मैंने प्रोडक्ट वाइज आपको एक चीज समझाया, मैंने पेपर भी समझाया आपको कैसे आता है, फिर मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया, मैंने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स सिखाया था आपको, ओवरहेड्स नहीं एक्सपेंसेस सिखाया था आपको, और उसके बाद आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, और फिर प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स के बारे में। फिर अपने समरी, वही मैंने बोला था समरी बुक मिलेगा आपको, सब चीज मिलेगा, बताया था। फिर मैंने वापस से आपको लिखवाना चालू किया, और फिर नेक्स्ट क्लास अपने बिहेवियर वाइज कॉस्ट पढ़े थे, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट सीखे थे। होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। ये दोनों क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है ऑलरेडी। आज मैं आपको एफएम के लिए लेके जा रहा हूं ग्रुप 2 का पेपर में। ग्रुप 2 में जो 50 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें 4 चैप्टर्स कॉमन है। क्या क्या भैया? मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपका ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी है, मतलब कुछ सम्स वहां आएंगे, कुछ सम्स यहां आएंगे, और मिला के इधर भी पूछे जाते हैं। यहां सारे एडवांस लेवल के सम्स है, मतलब थोड़ा और डिफिकल्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और आपका बजट एंड अ बिट ऑफ कॉस्ट शीट, ये आपका कंटिन्यू रहता है। अदर देन दिस आपका 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है इसमें, विच इज लर्निंग कर्व, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली ग्रुप 2 के पेपर में है, ग्रुप 1 में नहीं है, तो ये सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, और ट्रांसफर प्राइसिंग। ये 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एफएम का सिलेबस 50 मार्क्स का तो जबरदस्त है, पूरा सीए जैसा है, बस एक चैप्टर सीए का हटा के आपको सीएमए में अलग है, और वो है आपका कि आपको कैपिटल बजटिंग का एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस, यानी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व होता है। ये सीए में एक चैप्टर है जो हटके आपका इसकी जगह आता है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो मैं आपको बता दूं, आपका ये कॉमन चैप्टर है जो एफएम में भी है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है, यानी आप इस चैप्टर को ग्रुप 1 में पढ़ लोगे। और आपको मालूम है आप किससे पढ़ लोगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको वो जो बादशाह पढ़ा रहा है वो आपको कैश फ्लो खुद भी सिखाएगा, और मैं भी हूं, आपको दिक्कत नहीं होगा। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो की क्लासेस मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप अविनाश सर से ही पढ़े, यानी जो भी यहाँ ग्रुप 2 लेगा उसको वापस से कैश फ्लो और फंड फ्लो की क्लासेस सिर्फ एक चैप्टर हमारे एफएम में और कॉस्टिंग में आपको अविनाश सर भी पढ़ाएंगे, यानी एफएम एंड कॉस्ट में आपको अविनाश सर का एक चैप्टर का वीडियोस मिलेगा जो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पढ़ा रहे होंगे ग्रुप 2 में वापस से। तो दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग विच यू शुड नो कि यार क्या डिफरेंस है हमारा। और आपके जो चैप्टर्स है उनके बारे में सब बताऊंगा। पहले आप बोलो इतनी बातें क्लियर है आपको कि हाँ भैया 50-50 मार्क्स का होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, एकदम सेम। अगर आपने मेरा पहला दोनों वीडियो कॉस्टिंग का देख चुका है ग्रुप 1 वाला, वैसा ही है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब चीज मैं संभालूंगा, क्योंकि यहाँ आपको अलग से मेहनत करवाया जाएगा सीएमए स्टूडेंट्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। बोलिए क्लियर है? समीर, निज्जा, रोशन, एवरीबडी, विनायक, प्लीज रिप्लाई। काफी लोग ग्रुप 2 वाले लोग सोच रहे हैं कि भैया ग्रुप 2 है अभी क्यों पढ़े। मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं अभी सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा आपका एक्सक्लूसिव क्लासेस,
वो पूरा का पूरा। अच्छा हाँ, एक गुड न्यूज़ होने वाला है और वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउ फ्रॉम February लास्ट वीक ऑल्सो कि यार लाइव ले लो आप। अगर वो हो जाएगा तो इससे बढ़िया बात तो है नहीं। तो वी विल कंटिन्यू लाइव ऑनलाइन एंड वी विल गिव लाइव क्लासेस ऑल्सो। तो देखते हैं क्या रहता है। जब तक आपको डर है और हमको भी डर है, हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव ऑनलाइन ले, और जैसे ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि देखो लाइव ऑनलाइन लाइव अगेन बात ऐसा आता है अपने प्रिकॉशंस पे। आज कोरोना खत्म तो हुआ नहीं है कहीं, आज भी मैं सुनता हूँ हमारे बिल्डिंग में भी कई डेथ्स हो रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अपने को प्रिकॉशंस के साथ चलने चाहिए, इतना हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, मेरे को थोड़ा सा नॉट पर्टिकुलरली डर लग रहा है, बट द थिंग इज इसके कारण कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए आई थिंक जब लाइव ऑनलाइन का भी मजा मिल रहा है तो वो तो लो, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए तब वी विल स्टार्ट दी लाइव क्लासेस। डोंट वरी, वी ऑल्सो वॉन्ट कि हम आपको मिले और लाइव पढ़ाए, क्योंकि जब यही कर रहे हैं तो लाइव क्यों नहीं, उल्टा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भैया, तो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रेडी है सब? ओके, सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं एफएम, और कॉस्टिंग पिछले 1 साल से। तो मेरे को तो ये सब्जेक्ट और पसंद है, और मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट का जो मजा है ना, वो आपको ऐसा बना देगा कि दिस विल बी द इजीएस्ट वन। सिमिलरली कॉस्टिंग भी आपका इजीएस्ट वन रहेगा ऑब्वियसली, बट आपको मन करेगा कि भैया हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही करियर बनाना चाहते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यही तो काम है, मजा तो यही है, असली मजा ये है। आओ अब आपको बताता हूं, जैसे आपने सुना होगा सब लोग बोलते हैं यार हमको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट सीएफओ सीईओ बनना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस संभालना बहुत जरूरी है। और वो आज आप अभी से संभालते हो भाई। ये हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल हफ्ता चल रहा है, आपको मालूम है ना, 7 से 14 वाला। कितना मुश्किल से आप लोग फाइनेंस संभाल रहे हो, मेरे को मालूम है। 14 तारीख तक तो बजट ही खत्म हो जाएगा आपका, और पूरा महीना चलाना है 28 तारीख तक। तो बहुत ही खतरनाक वीक होता है ये वाला, फरवरी का 7 से 14। तो यहाँ पे फाइनेंस थोड़ा संभालना, मम्मी पापा भी बहुत स्मार्ट रहते हैं कि अभी पैसा मांग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये महीना बहुत ही क्रिटिकल निकलता है, तो ध्यान से आपको यहाँ का भी बजट बनाते होंगे आप प्रॉपर कैलकुलेशन करते हो, फाइनेंस सोचते हो, तो देखो क्या होता है। आज आपको यहाँ 7 से 14 का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। 7th February, यू नो द फेमस रोज डे। क्या आप बात कर रहे हैं भैया, हम लोग के लिए सीए सीएमए में हम लोग ये सब, हम लोग एकदम पढ़ाई करने वाले बच्चे, हम लोग को ये सब मत बोलिए। अच्छा, हम सब जानता है तुम लोग को। 7th February रोज डे। अब अपने प्यारे कैलकुलेटर को ही मैं गर्लफ्रेंड मानता हूं मेरी, तो कैलकुलेटर को मैं एक रोज ला के दूंगा। देखो देखो देखो, थोड़ा 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 बनेगा ही नहीं अभी मेरे से, रोज ट्राई कर रहा हूं। एक कमल सॉरी एक रोज जिसमें कांटे हैं, थोड़े फूल तो होते नहीं है, पत्ते थोड़े कांटे हैं, एक रोज लाके दिया, ठीक है, खुल गया उसका पेटल्स, ठीक है, एक रोज प्रेजेंट किया। अब ये रोज का कॉस्टिंग पर्टिकुलरली 7th या 6th को, जो चीज 5 रुपया 10 रुपया में मिलता है, वो चीज का दाम 25 रुपये से 30 रुपये हो जाता है। और आपको तो अब बुके देना पड़ता है भाई, और हो सकता है 3-4 हो तो 3-4 बुके या 3-4 वैसा फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है। तो मैं मानता हूं ऐसा आप 5 का सेट बनाते हैं, यानी आपको करीब करीब 150 रुपया तो लगेगा ही रोज में। फिर कहीं खिलाने ले जाना होगा, मूवी दिखाने ले जाना होगा, बिल्कुल भैया वो सब भी काम करना पड़ता है हम लोग को। तो आपको अलग से और एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं अदर देन दिस। तो भैया हाँ, हम लोग को मूवी, खाना पीना, और आजकल भैया खाना पीना तो पूछिए मत, बहुत महंगा हो चुका है। सर्विस चार्ज भी लेता है हम लोग से। हम लोग वहाँ पे अब उस समय तो बोल नहीं सकते सर्विस चार्ज हटाओ, बहुत दिक्कत है, डेट पे आए हैं, तो वहाँ 300 रुपया और लग जाता है हमारा। मैं बहुत कम में बोल रहा हूँ, तो रफली 500 रुपये का बजट हो जाता है एक दिन का, और मिलता है 98 घर से।
अब अगर आपको 500 रुपया आज खर्चा करना और अपने मानते हैं कि कांस्टेंट खर्चा चलेगा विथ गिफ्ट्स अलोंग विथ दिस 7 से 13 तारीख तक, यानी 7 दिन तो यही चलेगा, यानी 3500 तो गया, और वैलेंटाइन वाले दिन 500 की जगह 1000 खर्चा करेंगे या 1500 खर्चा करेंगे, तो इट कम्स टू 5000 रुपीज इन 1 वीक। भैया ये 5000 रुपीज एक हफ्ता में जुगाड़ना भी पड़ेगा, यानी इसको इस 5000 को आप क्या बोलोगे? ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फंड्स। क्या बुलाते हैं इसको? कंजम्पशन ऑफ फंड। इस कंजम्पशन ऑफ फंड्स के लिए आप क्या सोचते हो कि यार ये 5000 रुपया कहीं से तो लाना होगा, जुगाड़ना होगा, मेहनत करना होगा, या फिर प्रोक्योर करना होगा। पिताजी के पास जाते हो, दादी जी के पास जाते हो, ये सब टाइम पे दादाजी के पास जाते हो, मम्मी के पास जाते हो, मम्मी थोड़ा रुपया दे दो ना, सबसे अलग अलग लेते हो, पुराना सेविंग्स खोलते हो, सब कुछ पुराना रिजर्व में जो पड़ा है गुल्लक तोड़ते हो और निकालते हो। तो इस कंजम्पशन ऑफ फंड्स के लिए आपको करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। बोलो मीनिंग समझ में आया? बोलो मीनिंग समझ में आया? यानी आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में भी दिन रात ये 2 काम करते हो, कंजम्पशन ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जैसे आज सर से मिलने जाना है और या फिर गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो बस में नहीं जा सकते, यूबर का पैसा चाहिए, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से आपको वैसा प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ता है। पापा को बोलोगे तो पापा थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे हम बस से जा रहे हैं, तुमको टैक्सी से जाना है, चुपचाप बस में जाओ। अब उनको क्या पता हमको किसी और को भी घुमाना है, तो फिर किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास, मम्मी पैसा दे दो। तो बोलो कंजम्पशन ऑफ फंड्स और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब समझ में आया? पहले एकदम सिंपली समझो। फाइनेंस में क्या होता है, इस प्रोक्योरमेंट की जगह वी कॉल इट एज, नॉट कंजम्पशन की जगह वी कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, क्योंकि अपने कंज्यूम नहीं करते हैं। अपने फाइनेंस में क्या कोशिश करते हैं? अपने फाइनेंस में ये कोशिश करते हैं यार जो भी पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट टू अर्न सर्टेन रिटर्न। बचपन में आप इसको क्या बुलाते थे मालूम? इंटरेस्ट। क्या कमाना है आपको? इंटरेस्ट। अब थोड़े बड़े हो गए हो और मैं क्या नाम बोल रहा हूं आपको? यू विल कॉल इट एज नाउ रिटर्न। मतलब अब अपने को क्या मिलना चाहिए भैया? कुछ भी पैसा जहां भी झोंक रहे हैं उससे क्या मिलना चाहिए? कुछ रिटर्न। भैया ये कंजम्पशन करने से कुछ रिटर्न मिलता है क्या? नॉट इन मॉनिटरी टर्म्स, काइंड में जरूर मिलता है, बट मॉनिटरी टर्म्स में आपको ये कंजम्पशन ऑफ फंड्स का कुछ नहीं मिलता है, बस सेटिस्फैक्शन है अपना। तो बस कंजम्पशन करके वी हैव ह्यूमन सेटिस्फैक्शन होता है, अपने खाना खाते हैं तो कंज्यूम करते हैं, तो उससे कुछ रिटर्न नहीं कमाते, बट यस अपना पेट चलता है, घर चलता है, सब चीज चलता है ना उस वजह से। तो कंजम्पशन ऑफ फंड से कुछ रिटर्न नहीं कमाते, बट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड करके वी इंजॉय सर्टेन रिटर्न ऑल्सो, कि कुछ एक्स्ट्रा कमाएंगे। 100 रुपया अगर 5000 रुपया कहीं झोंके हैं तो 5000 का कुछ बढ़ के ही आए, ये कोशिश रहता है अपना। यानी वी एक्सपेक्ट सर्टेन रिटर्न, नॉट रिटर्न कमाते हैं, वी एक्सपेक्ट सर्टेन रिटर्न। अब कोई जरूरी नहीं है कमा के ही निकलो। जैसे हम लोग बिजनेस करेंगे, हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए, हो सकता है बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए, तो उस वजह से वी व्हेनेवर वी इन्वेस्ट सम फंड्स वी एक्सपेक्ट दैट वी गेट सम रिटर्न, और उस रिटर्न को कमा के अपने मजा करते हैं। तो बताइए आपको ये 2 बातें समझ में आई, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो आप बनोगे फ्यूचर में, वो 2 काम करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। मेन 2 काम, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और भी फंक्शंस है जो मैं धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पहले आप ये 2 मेन फंक्शन से हुबहू हो जाइए, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। एवरीबडी एक थम्स अप करेंगे कि यहां तक आपको सब बातें क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
मेरे को मालूम है चैटें थोड़ी लेट से पहुंच रही हैं, बट आप लोग फटाफट देख के मुझे बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एवरीबडी प्लीज टेल। यस नीरजा बोल रही है, हाँ भैया ठीक है, एकदम परफेक्ट, ओके फाइन, ग्रेट, थैंक यू। यस समीर, ओके, डबल थम्स अप भैया, ओके। चलो चैटें हो रही हैं अब, दिख रहा है मेरे को, यानी मेरी आवाज आप तक पहुंच चुकी थी, ओके। तो ये दो मेन फंक्शन होता है जिसके कारण अपने कुछ रिटर्न कमाते हैं, यानी वी एक्सपेक्ट सर्टेन रिटर्न। ये किए नहीं है, करने वाले हैं, मतलब दीज आर ऑल आर थिंकिंग कि यार इतना खर्चा लगेगा तो चलो इतना पैसा लगाते हैं, इतना पैसा लगाएंगे तो इस पैसा को कहीं से उठाना होगा, और पैसा उठाने का क्या लगता है, कॉस्ट। और ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब कैपिटल हो गया, यानी वी स्टार्ट विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये मेरा पहला चैप्टर होगा आपका कि इसका सर्टेन कॉस्ट होता होगा विच वी थिंक की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, एंड देन अपने उस पैसा को इन्वेस्ट करेंगे जिसको अपने बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, जो अपना लास्ट चैप्टर होगा। यानी वी विल स्टार्ट विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी विल एंड विथ कैपिटल बजटिंग। सोचते पहले क्या है, इन्वेस्ट कहां करें, उस हिसाब से प्रोक्योर करते हैं। पढ़ाई कैसे करेंगे, पहले सीखेंगे कैसे कैसे कैपिटल को प्रोक्योर किया जाता है और उसका क्या खर्चा है, और लास्ट में उस पैसा को झोंक देंगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर से। ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है और ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। कैपिटल को बजट करना कि कहां इन्वेस्ट करें, और कैपिटल को प्रोक्योर करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही आपका दो मेन चैप्टर का नाम है। स्टार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करेंगे, अंत कैपिटल बजटिंग से करेंगे। आपकी भी ये एफएम की एक्सक्लूसिव किताब बन रही है, जितने मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आपका ग्रुप 2 में आता है ये, जितने मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो फाइनेंस का किताब आपका, बस यही बिल्कुल सेम चैप्टर है आपका, बस 10th चैप्टर की जगह आ जाएगा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वी विल स्टार्ट एंड वी विल एंड विद कैपिटल बजटिंग, और बीच में जो जो चैप्टर्स है वो सब आपको समझाए जाएंगे। डन एवरीवन, यानी 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन टोटल फॉर 50 मार्क्स। सीए में वही 60 मार्क्स के लिए है, क्योंकि उनका 40 मार्क का इकोनॉमिक्स भी है। ओके भैया, ओके भैया। तो वी अंडरस्टूड कि कुछ पाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, खोना नहीं, कुछ खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा का नाम हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कुछ पाना है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मेन दो फंक्शन सीखे, प्रोक्योरमेंट और इन्वेस्टमेंट। कोई जरूरी नहीं है इससे अपने सक्सेस हो, फेलियर भी हो सकता है, और उसका ही एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपने इस आदमी का नाम सुना, विजय? विजय का नाम सुना? हाँ भैया, बहुत पिक्चरों में भी यूज होता है विजय, बट मैं जिस विजय के बारे में बात कर रहा हूं, आप उसका टाइटल बताओगे सबको। माई फेवरेट पर्सन टिल येट, वो आदमी भाई साहब जबरदस्त। और आजकल आपने एक वो सीरीज भी देखा होगा काफी लोग ने, स्कैम 1992, और एक गजब सीरीज। फाइनेंस समझना है, स्टॉक मार्केट समझना है या जानना है तो बहुत अच्छा सीरीज, बट मैं आपको बता दूं कितने लोग ने देखा है बताइएगा। स्कैम 1992 में आपको हर्षद मेहता एक हीरो लगा होगा, बट मैं बता दूं ही वॉज नॉट ए हीरो, ही इज अ विलन। और आपको विलन लगी होगी कौन, सुचिता दलाल, बट मैं आपको बता दूं हर्षद मेहता ने बहुत गलत काम किया है। आपको सीरीज में ऐसा लगा होगा यार उसके साथ गलत हो गया, बट मैं आपको बता दूं कि उसके साथ गलत नहीं हुआ, ही डिड वेरी रॉन्ग थिंग्स, और उसको सजा मिला। तो हीरो नहीं है, वो भी विलन है, और असली हीरोइन तो सुचिता दलाल ही थी जो उसका स्कैम एक्सपोज की। समीर बोल रहा है विजय सारदा, नहीं नहीं समीर, मैं
सर का बात नहीं कर रहा हूं, विजय सर है जो टैक्स पढ़ाते हैं, मैं बात कर रहा हूं विजय माल्या का। माई फेवरेट टिल येट, ही इज वेरी गुड। भैया भाग के गया है, आप क्या बोल रहे हैं? यस, 9,000 करोड़ स्कैम किया है वो। और वो पैसे किसके हैं? अपने हैं। बैंक से उठाया तो बैंक में पैसा कौन लगाता है? अपने ही तो लगाते हैं। अपना सेविंग उड़ा के ले गया और उस वजह से बैंकें फेल हो गई और अपने को पैसे नहीं दे पाई। 9,000 करोड़ रुपीस का स्कैम करके भाग गया, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। जेवियर से पढ़ा हुआ है, कलकत्ता का जेवियर से। इसके बारे में आप सुनोगे ना, आपको अलग लेवल का मजा आ जाएगा। ये एक बार ना आपको मैं बताता हूं, जब ये बहुत छोटा था, मतलब आपके जितना था, 17-18 साल का, तो लंदन में जब था ये, यूके में, लंदन में, पैसा वाला तो खानदानी पैसा वाला है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जब लंदन यूके में गया ना, तो ये अपना नॉर्मल वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, ऐसी घूमने गया था, मस्ती करने गया था। तो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई, बट मस्ती करने गया था। तो इसके पास ना एक फरारी कार थी उस समय। अब ये फरारी कार तो थी जो उसने ली थी, बट वहां घर नहीं था उसके पास रहने का। तो जब वो भैया फरारी कार है, घर नहीं है, अरे मतलब प्रॉपर्टी नहीं है जहां पार्किंग कर सके। घर होगा बट प्रॉपर्टी के साथ पार्किंग अवेलेबल नहीं था उसके पास, नो पार्किंग अवेलेबल। तो उसने क्या किया, उसने गया वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूँ, सॉरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, और उसने बोला कि सर मेरे को पाउंड, यानी कि पाउंड में मेरे को, पाउंड का साइन है ये, मेरे को पाउंड 5,000 का लोन चाहिए। तो कोई भी बोलेगा यार 5,000 का लोन चाहिए, ठीक है मैं दे दूंगा, आपको जानता नहीं हूं तो आप मेरे को बताइए आप कौन है, या आप कुछ मॉर्गेज रख के जाइए। बोला मैं तो निहत्ता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मेरी कार खड़ी है बाहर फरारी की, आप बोलो तो वो मैं मॉर्गेज में रख दूं। तो देखने गया, लोग देखा हाँ कार तो एकदम फर्स्ट क्लास है, मॉर्गेज में रख सकते हैं, तो उन्होंने वो मॉर्गेज में ले लिया फरारी कार। ये रियल स्टोरी है मैं जो बता रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने फरारी कार मॉर्गेज में रखा, वो वापस इंडिया आ गया। उसको इंडिया में काम था, पापा ने बुलाया था, वो इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद वो 10 दिन बाद वापस गया, 10 डेज आफ्टर उसको वापस आ गया वो यूके। ड्यूरिंग दिस 10 डेज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पता लगाया कि यार ये आदमी कौन है जो फरारी कार अपना दे के चला गया और $5,000 का, पाउंड का उसको दरकार पड़ गया। तो जब पता चला तो पता चला अच्छा ये विट्ठल माल्या का बेटा है, हलाना फलाना, इसकी तो इस नाम से कंपनी है किंगफिशर वजह, पापा बहुत काम करते हैं इसके, बड़े ब्यूरी में काम करते हैं। तो जब पता चला कि यार ये तो बहुत पैसा वाला चीज है, तो वो जब आया वापस और बैंक के पास आया और बोला ये लो लोन इंटरेस्ट के साथ, जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है वहाँ कम इंटरेस्ट होता है, यानी 5,000 प्लस समझ लो आप, मुश्किल से उसने 5,000, 10 दिन का इंटरेस्ट ही कितना होता होगा, 5,000 इंटू 10/365, और उस समय इंटरेस्ट रेट वहाँ का बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन महंगा मिलता है, वहाँ पे लोन बहुत सस्ता मिलता है। तो भैया हम भी वहीं से लोन लेंगे, इतना आसान नहीं है मिलना। तो 2% का भी आप पकड़ते हैं लोन, तो आप निकालिए तो कितना ब्याज आता है आपका 10 दिन का, अराउंड 3 पाउंड समझ लो। और आपको मालूम है वहाँ डेली का पार्किंग का 7 पाउंड लगता है, डेली पार्किंग का। अगर आप वहाँ कहीं पार्किंग करके जाते हो, यानी 10 दिन का 70 पाउंड लगता है उसका। उसके अगेंस्ट में उसने कितना पाउंड में पार्किंग कर दिया? 3 पाउंड। भैया पार्किंग कैसे कर दिया? जब वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना कार देके गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड उस कार को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को एकदम बढ़िया से अपना बैंक में रखेगा, मतलब पार्किंग करके रखेगा। तो जब वो वापस आया और वो जब बैंक भी उससे पूछा यार आपको क्या दरकार पड़ गया लोन का, आप तो विट्ठल माल्या के बेटे हैं, बोला मेरे को पार्किंग करवाना था, मेरे को लोन नहीं चाहिए था। कहाँ पे मेरे को 3 पाउंड में पूरा इंग्लैंड में 10 दिन के लिए पार्किंग मिल जाएगा। ही वॉज सो स्मार्ट। बैंक भी पागल हो गया, बोला यार इतना दिमाग वाला आदमी, मतलब उसका पार्किंग का पैसा उसने बचा लिया। सोच सकते हो द लेवल ही हैज। तब तो 9,000 करोड़ का जो स्कैम किया कोई बड़ा बात नहीं है उसके लिए। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। स्कैम 1992 भी वैसा ही एक और स्कैमस्टर है, हर्षद मेहता, और उसने भी कुछ वैसा ही किया। वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन अगेन। तो
तो ये लोग जो गलतियां किए या फाइनेंस में ये लोग किए, क्या आप इनका स्टोरी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ इनके साथ ऐसा, ये लोग फेल हो गए और ये लोग को स्कैम नाम से जाना गया? क्या आप स्टोरी जानना चाहते हैं? बताइए। क्या आप विजय माल्या, आप उससे इन्फ्रेंस निकालेंगे कि ये प्रोक्योरमेंट और इन्वेस्टमेंट का क्या क्या असली फर्क पड़ा? और मैं आपको इतना इंटरेक्टिव वे में पढ़ाऊंगा ना कि आप बोलेंगे यार मजा आ रहा है, अब चलो प्रैक्टिकली भी चीज को समझ रहे हैं। बताइए सब कोई, क्या आप विजय माल्या का एक्चुअल स्टोरी जानना चाहते हैं कि ये ऐसा कैसे फेल कर गया? और वैसे ही स्कैम 1992 वाले, बोलिए एवरीबॉडी, विजय माल्या के ऊपर आपको स्टोरी दिखाऊं? ओके, सब बोल रहे हैं हाँ सर दिखाओ। देखता हूं मेरे स्लॉट में पड़ा है क्या ये फाइल्स में ऑलरेडी, बस वीडियोस तो हैं काफी। मैं चेक कर रहा हूं। यस, नीरजा बोल रही है हाँ भैया दिखाइए। think I have it and yes I have it। ये देखो, ये स्टोरी है हमारे द ग्रेट विजय माल्या जी का, और विट्ठल माल्या उनके पापा है। सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, आपको आवाज भी सुनाई देगी, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं चालू कर रहा हूं वीडियो। ओके एवरीवन, क्या आवाज आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो बताना। विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूं नमस्कार, आवाज सुनाने के लिए। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की यूनाइटेड फैमिली ने ब्रूवरीज? स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस थॉमस नाम के लिशमन ने आदमी का स्टार्ट था। किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था, और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स एक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। भी देखना, मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले डायरेक्टर बन इंडियन गया डायरेक्टर यूनाइटेड बने, ब्रूवरीज का। और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड चेयरमैन ब्रूवरी भी के बन चेयरमैन गया। बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया। 1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई, तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लिकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है, तो उसने अपना पूरा ध्यान लिकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लिकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल्स से अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहता था, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपनी लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था, और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, पर विजय माल्या हवाई सफर को लग्जरियस यानी आलीशान बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की और अपने सारे स्टाफ को बता दिया था कि सारे ट्रैवलर्स को मेहमान की तरह रखे।
विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्दी इंडिया के 25% से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर इतना एयरलाइंस जल्दी second इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन या गई। second largest फिर भी और किंगफिशर second एयरलाइंस most preferred अभी तक airline प्रॉफिटेबल बन नहीं गया था थी। किंगफिशर। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या ने किंगफिशर International एयरलाइंस की operation इंटरनेशनल start फ्लाइट नहीं शुरू था। करने का फैसला किया। पर वो सोचा इंटरनेशनल करते ऑपरेशन हैं। शुरू करने के लिए ये कंडीशन थी कि वो 5 साल एयरलाइन लगता कम है से कम 5 साल international पहले शुरू हुई operations हो। पर करने के किंगफिशर लिए। एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को But फुलफिल करने 2 के ही साल हुआ लिए था। विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की उसने कगार एक पर एयर थी। डेक्कन बोल तो के उसे company खरीदने थी, के बाद उसको इंटरनेशनल acquire ऑपरेशन किया, शुरू करने के लिए जो कि विजय माल्या को already अब बस 4 एक ही साल से रुकना था। ऑपरेशनल है, तो उसको और किंगफिशर 1 साल एयरलाइंस पर वेट पहले करना से ही पड़ेगा। बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक Already प्रॉफिटेबल इतना भी नहीं ज्यादा हुई कर्ज थी था और अब एयर और डेक्कन कर्ज ले खरीदने लिया। से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसकी Ticket टिकट प्राइस prices भी भी high ज्यादा थी। थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन एयर कंपनी डेक्कन थी। का नाम रखा क्या? विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम किंगफिशर बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई। दाम कम, पर विजय माल्या को किंतु ऑर्डिनरी luxury चीजें अभी पसंद ही भी नहीं मोटा-मोटी थी, इसलिए same। विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल क्योंकि सर्विसेज उसको प्रोवाइड करने ordinary लगा, चीजें जिससे पसंद ट्रैवलर्स को नहीं अच्छी है। सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि हम उन्हें भी उन दोनों smart की हैं, हम सर्विसेज भी में किंगफिशर ज्यादा रेड कुछ से ही फर्क नहीं जाएंगे दिख जब रहा सब था कुछ सेम ही है और तो किंगफिशर पैसे रेड की कम टिकट लगेंगे। प्राइस किंगफिशर एयरलाइन से कम थी, इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को तो चुनने उसको लगे। दाम बढ़ाना पड़ा और एट इसलिए द सेम देखो साइड टाइम में इंडिगो क्रूड आ ऑयल के गया। रेट्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे Crude और oil की $140 prices पर बढ़ बैरल रही तक पहुंच थी। गए। रूपी की वैल्यू भी यूपी कम की होने वैल्यू लगी गिर और गई थी, रिसेशन भी आ गया रिसेशन आ गया था उस इन समय सब कारणों बहुत की वजह ज्यादा, से और बोला भी किंगफिशर जाता है एयरलाइंस की 2007-8 का तकलीफें recession बहुत ज्यादा बढ़ खराब गई। था। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और कंपटीशन भी ये बहुत सब ज्यादा बात होती ध्यान है, से सुनना। जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस मैं बहुत ज्यादा पूछूंगा। बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। आमदनी कम, विजय माल्या ने कुछ खर्चा ऐसे ज्यादा। इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी और कुछ जहां पर ऐसा बहुत ऐसा कम जगह एयरलाइन लेके सर्विसेज गया देती जहां थी। जहां तो पर कोई नहीं विजय माल्या जाता। का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो Losses किंगफिशर देखो, एयरलाइंस ये के rupees लॉसेस in इतने crores ज्यादा है, बढ़ गए थे कि rupees in किंगफिशर crores। एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीजें हाथ से बाहर जाने Rupees लगी in तब विजय crores। माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में इतिहाद बोला एफडीआई हम है तो दैट इज चिंता फॉरेन क्यों डायरेक्ट कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट But उस अलाउ नहीं समय थी। FDI फिर विजय माल्या ने जानते हो, एफडीआई foreign अलाउ direct करने के लिए investment allow गवर्नमेंट को नहीं था। रिक्वेस्ट भी की, तो उसने लेकिन इसका गवर्नमेंट कुछ को फायदा फर्जी नहीं हुआ। मतलब इतिहाद एयरवेज भी लेटर लिख गवर्नमेंट के दिया एफडीआई कि अलाउंस का भैया वेट थोड़ा कर मेरे रही को allow थी। कर दीजिए। इन सारे प्रॉब्लम्स But के चलते अभी तक allow पहले नहीं विजय किया, माल्या ने तो वो किंगफिशर wait रेड बंद किया। कर दी। तो इसीलिए उसको वही पहले किंगफिशर किंगफिशर एयरलाइंस के रेड बंद एम्प्लॉयज करना को पड़ा। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और वहाँ लोग जिसके बाद salary उन्होंने मांग रहे स्ट्राइक थे, तो यानी उसने हड़ताल दिया नहीं, की 7 और फिर महीने से किंगफिशर salary। एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद बट हो वहीं गया। आईपीएल का मजा कर रहा था, किंगफिशर कैलेंडर एयरलाइंस में के मजा कर रहा एम्प्लॉयज था। इस वजह से भी नाराज थे कि जब एम्प्लॉयज अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे तब विजय माल्या बड़ा ही किंगफिशर मजा- कैलेंडर के लिए मजेदार मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का किंगफिशर लाइसेंस एयरलाइंस रद्द का हो भी गया लाइसेंस और किंगफिशर का कैंसिल कर दिया बिजनेस बंद गया। पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस 2012 बंद होने के कुछ ही दिन बाद और गवर्नमेंट उसके ने बाद सिविल गवर्नमेंट ने एविएशन में FDI एफडीआई को allow अलाउ कर किया। दिया। फिर इतिहाद एयरवेज ने ये उसके जेट साथ एयरवेज में हुआ इन्वेस्ट गलत। किया। तो उसने जेट एयरवेज एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बैंकों जिसे का चलाने के भारी लिए विजय चिट्ठा माल्या ने लोन बहुत लेके ज्यादा रखा लोन था। लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, 1500 इसलिए करोड़ उसने के बदले तो किंगफिशर उसने एयरलाइंस के कुछ personal 1500 करोड़ के guarantee लोन भी के दिया लिए था। पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन 9000 था का उसे वो लोन चुका नहीं चुका पाया नहीं और बाद में पाया। विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ वो एक मीटिंग्स अच्छा हुई काम थी। करने गया। यहाँ किंगफिशर बैंक एयरलाइंस ने पर गलती करीब किया 9000 करोड़ कि का मैं डेट था, जिसमें से विजय 6,600 माल्या जो बैंक्स को लोन का principal प्रिंसिपल amount अमाउंट है वो दे देता हूँ। 6600 बाकी करोड़ का आप देने के भूल लिए जाओ तैयार था, interest। पर But बैंक्स ने बैंक वो नहीं ऑफर माने। रिजेक्ट कर दी। मार्च उसको पूरा 2016 चाहिए था, में तो वो बोला विजय बाय माल्या बाय। ब्रिटेन भाग मार्च गया 2016 और आज में विजय बाय माल्या बाय। करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में आज वांटेड भी है। मोस्ट वांटेड पर्सन में बैंक्स ने आता भी है वो। प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर ये एयरलाइंस देखिए। को बड़े बड़े लोन
किनसे कितने का लोन लिया? स्टेट बैंक, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जनरली सब पीएसयू बैंक है जो आप देख सकते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक। और इतना ज़्यादा लोन देना
और अल्टीमेटली ये पैसे हैं किसके? आप ही के तो है, जो उनको लोन पे दे दिया, आपने सेविंग किया वहाँ और वो उड़ा दिया, तो आपको तो मिला नहीं ना वापस। भैया सच में हम लोग को नहीं मिला, नहीं, बहुत लोग को बोला गया कि हम लोग बैंक के फेल हो गई तो हम लोग आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। देखो आईडीबीआई बैंक का तो लोन देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन देखो। सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब कंडीशन से गुजर रही थी, तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक आईडीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में आईडीबीआई के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। आईडीबीआई बैंक वाले जब को तक तो किंगफिशर एयरलाइंस जेल अच्छी भी चल हो रही गया। थी, तब तक तो सब वो कुछ भाग ठीक गया, था। बट उसको जेल हो पर गया। जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के मैनेजमेंट- पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है प्रॉफिट और मार्जिन एयरलाइन कम होता कंपनी को है प्रॉफिट में चलाने के लिए एयरलाइंस बहुत इंडस्ट्री एफर्ट्स में। लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट देखो, ओन्ड एयर एयरलाइन इंडिया का भी कंपनी लॉसेस है, देखो, जिसके करोड़ों पिछले में 10 देखो, साल के इनका तो लॉसेस आप काम यहाँ देख चालू होता है। सकते हो। देखो एयर इंडिया कई 7-8 सालों से लगातार मतलब लॉसेस में चल 3-4 रही हजार है करोड़ और तो सालाना मामूली 2-3 हजार करोड़ के लॉसेस तो एयर इंडिया के लिए मामूली बात 1000 है। करोड़, इन लॉसेस के 3-4 चलते हजार करोड़। गवर्नमेंट को और कंटिन्यूअसली एयर गवर्नमेंट इंडिया को इनको फंड फंड प्रोवाइड करते करना हैं। होता है तो ये और ये पैसा भी तो अपना अमाउंट ही है। किंगफिशर एयरलाइन की लोन तो अमाउंट यही से बात कई गुना इन्होंने भी ज्यादा बोलना है। चाह रहे हैं कि जैसे जिस हम तरह लोग हम स्कैम्स स्कैम्स पे और आवाज फ्रॉड्स के उठाते खिलाफ हैं, आवाज उठाते हैं, वैसे उसी तरह इन इस पे चीजों भी आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। कैसा लगा वीडियो सबको ही बताएंगे। डिड यू एंजॉयड इट? डिड यू एंजॉय इट? बताइए, क्या आपने इसको एंजॉय किया और आपको समझ में आया कि फाइनेंस के बारे में कुछ जाने, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एक एक करके सब मेरे को बताओगे। अल्टीमेटली एक साथ बताओगे, एक एक मैसेज में नहीं, मतलब एक साथ लिख के पैराग्राफ वाइज या कुछ पॉइंट वाइज, क्या गलती था, मतलब उसका क्या एक्चुअल गलती था, कौन सा गलती हुआ उसका, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कहाँ उसने क्या थिंकिंग उसकी गलत थी और कहाँ वो फेल किया। मतलब 3-4 पॉइंट जहां आपको लग रहा है यार ये मिस्टेक किया उसने, बताइए एवरीबॉडी। चलो बताओ, मिस्टेक बताओ उसका, मिस्टेक। मेरे को मिस्टेक जानने का है। मैं आप ही के चैटे पढ़ रहा हूं। आज मैंने आपको इसके बारे में बताया, कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगा आपको मैं ज़रूर से ज़रूर आपको हर्षद मेहता के ऊपर भी बताऊंगा और अपने फेवरेट माई गुरु भाई धीरू भाई अंबानी जी के बारे में बताऊंगा। टैक्स में उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इनकम टैक्स में। मैं सब प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा चीज़ कहाँ काम आएगा, आपको किससे आपको इन्फ्रेंस क्या लेना चाहिए, इसका सेंसेक्स में यानी कैपिटल मार्केट, निफ्टी में यानी अपना कैपिटल मार्केट बोलो शेयर मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है। जल्दी जल्दी बताइए। एंड वी विल लर्न अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द बेसिक्स ऑफ एफएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिना इसके अधूरा है अपना फाइनेंस, जो अपने फाउंडेशन में भी पढ़े हैं। होपफुली आप अगर हमसे ही पढ़े हैं तो आपने ये पढ़ा होगा मुझसे, और आगे भी अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। बताइए एवरीबॉडी। चैटें हो रही हैं। ओके समीर बताओ। हाँ भैया मत बोलने से नहीं होगा, बताओ। विनायक बताओ। रोशन बताओ। नीरजा भी बताओ। समीर प्लीज बताओ क्या कारण था।
मैंने आज आपको बेसिकली सिर्फ फाइनेंस में जो मेन दो फंक्शंस है कि फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर का क्या फंक्शन है, रोल क्या है उसका, वो बताया। एक इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड और एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और उससे रिलेटेड चैप्टर्स के नाम बताए, और वही मैंने आपको दिखाया बुक में भी, फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर वही, और मैं सीक्वेंस वाइज ही चलता हूं। और मैंने बोला अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने एक वीडियो दिखाया जिससे आपको शायद कुछ समझ में आए कि हाँ यार फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और लोग कहाँ फेल होते हैं, उसकी मिस्टेक्स क्या थी जिससे अपने कुछ सीखे। उसने सोचा भारी पैसा कमाएंगे बट कमा नहीं पाया, नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई था किंतु लॉस हो गया एक्चुअल में। तो हर समय रिटर्न कमाओ जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड। वेरी गुड समीर। समीर ने बोला भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं था उसका। कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं था समीर, मतलब कहां वो गलती किया, कौन सा जगह इन्वेस्ट दिक्कत हुआ उसको? इंटरनेशनल ऑपरेशंस, फाइन। ओके सही है, इंटरनेशनल ऑपरेशन वाला डिसीजन गलत था सर। वेरी वेरी गुड, यस। तो आप इस वीडियो से जो भी इन्फ्रेंस लोगे कमेंट में लिखते रहना, मैं देखता हूं कितने लोग सही आंसर करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखते रहिएगा कि हाँ भैया ये मेरे को गलती लगा, ये अच्छा लगा, ये खराब लगा। मैंने ये वीडियो इन्फ्रेंस के तौर पे लिया है आपके लिए, और आप इस वीडियो पे मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या गलत है, और नेक्स्ट क्लास में आपका ही कमेंट पढ़ के आपको भी रिप्लाई करूंगा। ओके, इंटरनेशनल ऑपरेशन वाला डिसीजन, वेरी गुड। तो आज का क्लास वेरी शॉर्ट, ऑलरेडी 1 घंटा होने जा रहा है और आपको शायद पता भी नहीं चला हो, बट वी डिस्कस द वेरी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज फंक्शंस से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में और प्रखान करूंगा और ऑब्जेक्टिव्स में भी जाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजर का, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड योर हर्षद मेहता, द फेवरेट हर्षद मेहता, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फाइनेंस का आगे, होप करते हैं। तब तक आप लोग का 18 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है बाबू लोग, जल्दी से जल्दी क्लासेस बुक कर लीजिए, क्योंकि हमें बुक्स भी डिस्पैच करनी है। जो लोग बाहर रहते हैं और जो कैलकाटा रहते हैं, कैलकाटा आके ले सकते हैं। मैंने जैसे बोला लाइव ऑनलाइन वापस से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी 2 बेसिक्स की क्लासेस ऑलरेडी कॉस्टिंग की आपको दी हुई है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, और ये एक बेसिक की क्लासेस एफएम की भी हो गई। प्लीज 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 जज कीजिए, जज मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेमोज देखिए सबका और फिर डिसीजन लीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।